ओके, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिनके जो भी डाउट्स हैं अभी 6 to 7 डिस्कस करेंगे फिर आगे। चेक कर लीजिए, क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन चेक कर लेना। तो सर ये क्वेश्चन है सर। अब पूछ रहा है इसमें क्या है, इसके पास लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, सैडल पॉइंट है, सैडल पॉइंट है, मिनिमा है, इस तरह से क्या है। सर आप इसका वर्स मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। सिंपली आप लोग जानते हैं हाउ टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट इन टू वेरिएबल कैलकुलस। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट किया, y को x रख दिया यहाँ पे, तो इस तरीके से आ गया। तो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हमें टेस्ट करना है किस पॉइंट पे क्या है, किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा है, किस पे सैडल पॉइंट है। तो ठीक है, कैलकुलेशन देख लो, ठीक है ना। अब क्या करना होता है हमें, पहले क्रिटिकल पॉइंट पे हमें वही हेसियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करना होता है। सो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एफ एक्स की, तो -4 एफ एक्स वाई की, जो कि आ जाएगी 4 एफ वाई वाई की, जो कि आ जाएगी -12y²। ठीक है, तो ये आपका और इसको आप r बोलते हैं ना, तो जो नोटेशन आप लोग यूज करते हैं उसमें क्या बोलते हैं इसको आप, r s t, यही होता है r s t। तो r तो यहाँ हमारे पास -4 है, तो ये नेगेटिव है, r तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। अब चेक करते हैं rt माइनस एस स्क्वायर क्या है। तो rt माइनस एस स्क्वायर जब आप करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 48y² माइनस 16। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप तीनों क्रिटिकल पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालिए क्या होता है। सो देखो, ये लेस देन 4 है, तो इसका मतलब तो ये है r लेस देन 4 है। और चलो 0 0 पे देखते हैं क्या हो रहा है। सो एट 0,0 जो पहला क्रिटिकल पॉइंट है उस पे चेक करते हैं। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट पे देखेंगे, तो जो rt माइनस एस स्क्वायर है, 0 0 है तो y 0 है, तो ये -16 हो गया, तो लेस देन 0 है। और जब rt माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, सैडल पॉइंट। तो सेकेंड डेरिवेटिव जब, अच्छा यहाँ पे वो है ना rt माइनस एस स्क्वायर, जैसे इक्वल टू 0 टेस्ट फेल हो जाता है, मोर देन 0 है rt माइनस एस स्क्वायर मोर देन 0, और फिर r पे डिपेंड करता है क्या आएगा। और यहाँ पे rt माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव आ गया, तो मतलब ये तो पक्का हो गया कि दिस इज अ सैडल पॉइंट।
ठीक है, तो ये थ्योरम है, याद रखना पड़ेगा आपको कि आरटी माइनस स्क्वायर क्या डिसाइड करता है। तो सैडल पॉइंट आ गया, ठीक है, एट 1 1। अब 1 1 पे चेक कीजिए आरटी माइनस एस स्क्वायर क्या आता है आपका। तो 1 1 यहाँ 1 रखिए, 48 माइनस 16, मैक्सिमम सर लोकल मैक्सिमम तो यहां से आ जाएगी कितना 32, जो कि पॉजिटिव है, एंड आर जो कि फिक्स ही है, -4 वो नेगेटिव है। तो जब आर नेगेटिव है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो मैक्सिमा, तो लोकल मैक्सिमा। सो दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड तीसरा क्रिटिकल पॉइंट है यहां पे एट -1 -1, इस पे आप चेक कीजिए, तो RT माइनस एस स्क्वायर क्या आएगा, सो ये भी लोकल तब भी मैक्सिमम आ जाएगा। 32 हमारे पास है। सो 32 इज मोर देन 0 एंड R -4 है जो कि लेस देन 0 है, ठीक। तो इसका मतलब है ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, सो हमें तीनों क्रिटिकल पॉइंट का नेचर पता चल गया कि एक सैडल पॉइंट है, देयर आर 2 पॉइंट ऑफ। सर इसका मतलब ऑप्शंस गलत है सर। क्यों गलत है ऑप्शन, आपको क्यों लग रहा है ऑप्शन गलत है? तो ऑप्शंस में तो ये सब में से वन सैडल पॉइंट एंड वन लोकल मैक्सिमा ऐसे कुछ। कहाँ 1 लिखा हुआ है? 1 आपको कहाँ दिख रहा है? या आपको शुरू में उस समय आप कह रहे थे 3 क्रिटिकल पॉइंट लिखा हुआ है, कहाँ 3 लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, कहाँ ऐसा लिखा हुआ 2 क्रिटिकल पॉइंट है? ये बस ये कहना चाह रहा है कि इस फंक्शन के पास एक ऐसा पॉइंट है। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ एंड द सैडल पॉइंट। अच्छा, तो ध्यान से सुनो, एग्जाम में ऐसे करोगे सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि लॉजिकल दिमाग यूज करना ही नहीं आपको। मुझे ये बताओ, क्या इसके पास 2 ऐसा सैडल पॉइंट है, इन 3 में से 2 पॉइंट सैडल पॉइंट है, यस और नो? हां एक, हां 2 पॉइंट सैडल पॉइंट, मतलब एक पॉइंट सैडल पॉइंट है 0 0। मैं ऑप्शन डी की बात कर रहा हूं, ऑप्शन डी पढ़ो, और मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मैं यस नो में आंसर चाहता हूं। डी ऑप्शन पढ़ो, डी ऑप्शन ट्रू है क्या, ट्रू या फॉल्स बताओ सीधा सीधा। ये फॉल्स है। ओके, सी ऑप्शन पे आओ, कह रहा है एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है। कोई भी पॉइंट ऑफ मिनिमा है आपके पास, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा है इसमें कहीं भी? नहीं। गलत हो गया। पहला कह रहा है पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब इस फंक्शन के पास कोई भी पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑप्शन आपका कौन कौन सा गलत, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत है क्योंकि एक ही सैडल पॉइंट है। तो ऑप्शन क्या है सही? ए सही है। अब क्यों सही है देखो, थोड़े से दिमाग, इसमें ये कह रहा है कि इस फंक्शन में एक पॉइंट ऐसा है जहां पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, और एक ऐसा इसमें, ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली 1 है, ऐसा थोड़ी कह रहा है। सर आप पॉइंट का मतलब तो एग्जैक्टली 1 होगा। अरे उल्लू, तुम्हारे, चलो एक स्टेटमेंट बताता हूं, मैं बोलूंगा तुम्हारे गांव में एक इंसान है जिसका एक बेटा आर्मी में है, तो क्या इससे ये इंप्लाई तो उसके पास एक ही बेटा है, क्या इसका ये मतलब है? अच्छा अच्छा। ये बोला इस फंक्शन के पास एक पॉइंट मैक्सिमा का, इसे कहां कह रहा है कि एक ही पॉइंट है? अगर मैं बोलूंगा मेरा एक भाई है जो डॉक्टर है, तो इसका मतलब मेरा एक ही भाई है। अच्छा, थोड़े दिमाग यूज करो ठीक से। तो क्वेश्चन ये है, क्या इस फंक्शन के पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैक्सिमा मिल रहा है? यस है। अब 2 है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, एग्जैक्टली 1 थोड़ी लिखा हुआ है। द और ए में तुमने इंग्लिश पढ़े होंगे ना, एक होता है द और एक होता है ए, इन दोनों में डिफरेंस पता है आपको? नहीं है तो जाके सीखो थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ ए लिखा हुआ है, अ का मतलब क्या है? तो पूरा कैलकुलेशन करोगे आपको समझ आएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व, अब मैंने कल कहा आप सॉल्व करना, आपने सॉल्व किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने आधे सॉल्व करके ही कंक्लूजन निकाल लिए कि क्वेश्चन कह रहा है 2 ही क्रिटिकल पॉइंट है। कहां कह रहा है 2 क्रिटिकल पॉइंट है? कहीं लिखा ही नहीं ऐसा लाइन, क्योंकि पूरा सॉल्व आपने किया नहीं, कंक्लूजन बीच में निकाल लेते हो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो है सेकेंड
इसमें क्या डाउट है भाई, तुमने क्लास में डिस्कस किया है ना, इसमें बताइए क्या डाउट है आपको, तो वो कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन है? सो लीनियर कॉम्बिनेशन सर, वही जो ऑप्शंस दिया हुआ है बार बार मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। तो इसको कुछ एग्जांपल लेकर चेक कर लो ना, एग्जांपल लेकर टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हालांकि थ्योरम का स्टेटमेंट है ये तो दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट है। ये सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए बस। इसमें क्या है हमारे पास, एम मैट्रिक्स जो है M1 इंटू M2। अब यहां पे जैसे ये कह रहा है कि 3x3 के दोनों मैट्रिक्स है, सो कंसीडर द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रोज ऑफ M आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ M2। ओके, M के जो रो हैं, तो M एक्चुअली खुद 3x, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, और ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। सो यहां पे क्या है, अब आपको देखना है कि क्या M के जो रो आएंगे वो इसके क्या बोल रहा है, रोज ऑफ M2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो M2 का रो लिख लो ऐसा, एक काम करो, यू राइट लेट्स से A B C, या बेटर है ऐसा लिखो V1 V2 V3। सो और अभी M1 ऐसे ही रखो। M1 में क्या करता हूं मैं, इट्स बेटर टू राइट U1 U2 U3। अब समझिए, ये नंबर्स नहीं है एक्चुअली, जो U1 है इट इज लाइक, क्या लिखूं मैं, वो सब वेक्टर है ये, वेक्टर कॉलम। हाँ, जैसे पहला कॉलम जो इसका होता तो उसको मैंने U1 ही मैंने तब समझाए भी होंगे आपको कि मान लो मेरा M1 मैट्रिक्स एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो U1 वेक्टर इसको बोल रहा हूं मैं, U2 ये है, U3 ये है, U1 U2 U3, हाँ ये वेक्टर है यहाँ पे। सेम इसमें है, अगर इसके लिए बात कर रहा हूं तो यहाँ ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, मतलब M2 में। तो M2 मैट्रिक्स जो भी होगा, अगर मैं M2 मैट्रिक्स बनाता हूं तो उसमें ये इस तरह से है, जो भी नंबर है, मान लो 5 4 1 3 2 1, कुछ भी 0 0 1, तो इस तरह से हमने नाम दिया V1 V2 V3। अभी अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, तो यहां से क्या बनेगा ये, अच्छा अभी आप यहां देख रहे होंगे कि एक्चुअली तो यहां से M मैट्रिक्स किस फॉर्म में आएगा, यहां से सर 1x1 की मैट्रिक्स बन जाएगी, U1 V1 प्लस U2 V2 प्लस U3 V3। नहीं, वो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा अभी, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर थोड़ी है कि नंबर जैसा आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे जो होंगे ये खुद मैट्रिक्स है, ये समझ लो U1 जो है ये खुद 3x1 की मैट्रिक्स है, U2 खुद मैट्रिक्स है 3x1 की, और U3 itself is a matrix of 3+1, और ये जो V है, this V1 is a matrix 1x3, यही तो है, V2 is a matrix 1x3 and V3 is a matrix 1x3। सर मैं इधर वही कंफ्यूज आ रही हूँ सर, जैसे ये M2 जो मैट्रिक्स है, तो हम V1 के जो M1 का जो पहला रो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं M2 के जो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है और उसको ऐड करते हैं, तो सर हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम होना चाहिए ना M2 की। रोज ऑफ M आर लीनियर कॉम्बिनेशन रोज ऑफ M2। तो अच्छा एक मिनट, हम जैसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, अगर पूरा मैट्रिक्स में लिख के दिखाऊंगा आपको, चलो अभी मान लो ऐसा कि लेट्स से M1 मैट्रिक्स है x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, और M2 मैट्रिक्स है मेरा y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9। ठीक है, अभी आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा इसका मुझे रो लाना है एक्चुअली, यहाँ पे ना ओ मुझे ऐसा चाहिए, तो मुझे अभी रो लाना है, यहाँ पे मान लो V1 है V2 है V3 है, क्योंकि मुझे M को देखना है ना कि M का जो रोज है उसकी बात करनी थी, वहां तो हमारा एक उस तरह से आ जाता प्रोडक्ट, यहाँ देखना है कि रो मुझे लाने हैं ना, कि रोज ऑफ जो V1 है
दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, तो यहां क्या करते हैं आप लोग, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सर हम मल्टीप्लाई करते हैं x1 y1 प्लस x2 y4 प्लस x3 एंड y7। ठीक है, तो अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करके देख लो तो भी आपको दिख जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस, तभी वहां से दिख जाएगा ना। शॉर्टकट थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो रो का मल्टीप्लिकेशन, अच्छा एक मिनट, रो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं कॉलम के साथ, यही ना, ये होता है। सर तो फिर ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स M2 हो जाएगा ना? नहीं नहीं, अब देखो मैं पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे जो होगा, अगर आप मल्टीप्लाई करो क्या बनता है, x1 y1 फिर x2 y4 हाँ प्लस x3 y7। y7, ये बताओ मुझे ये क्या आएगा? सो ये हमारा आ जाएगा x1 y2 प्लस x2 एक y5। मिनट, नहीं नहीं, ये क्या है, इससे क्या? सर ये इससे आ जाएगा सर x4 y1 प्लस y4 y5। चेक करो इसको, ये होगा। Yes, और sir, yes, यहाँ sir. पे क्या आएगा? सर यहाँ पे आ जाएगा हमारा x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये 7 8 9 है, हाँ 7 8 9 है। x7 y3 and y3 क्यों होगा? x7 y1 x8 y4 प्लस x9 y7। जी, अब जरा इसके बारे में सोचिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली मैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम लिखा हूँ अभी, ठीक है। यस सर। ऐसे ही अगर हम बाकी कॉलम्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से एनालाइज करने, वहां मैंने दूसरे अप्रोच से बताया होगा, वेक्टर लेके बताया होगा वहां पे, है ना। सो इस तरीके से, हाँ वहां मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए होंगे इजीली। सो दो अप्रोच से बताया होगा, पहले मैंने बताया होंगे, अभी मैं इससे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पहले मैंने जो पुराने सॉल्यूशन कराएंगे वहां मैं जस्ट पहले लिख रहा था कि v1 v2 v3 एग्जांपल के लिए, और u1 u2 u3, तो क्या बनेगा ये आके एट द एंड, v1 u1 प्लस v2 u2 प्लस v3 u3, यही ना। आपको ये नहीं समझना ये नंबर है, मैं फिर से कह रहा हूं ये नंबर नहीं है, ये खुद एक मैट्रिक्स है, खुद एक मैट्रिक्स है, और ये खुद एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? v1 का ऑर्डर क्या है? v1 का हो जाएगा सर 3,1 3 क्रॉस 1 है, और u1 क्या है? 1 क्रॉस 3। तो ये मल्टीप्लाई हो क्या बनाएगा? सो 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, तो ये भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, टोटल 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब आप समझिए यहाँ क्या हो रहा है। तो ये था रोज किसका, किसका? अच्छा मैं एक काम करता हूं, v1 वापस रख देता हूं। तो जैसे मैंने लिखा है, तो v1 मेरा क्या है यहाँ पे, नहीं इसके टर्म देखो, ये मेरा मैट्रिक्स m1 है, ये m2 है। इसी m1 को दूसरे तरीके से ऐसा लिखा, इस m2 को दूसरे तरीके से ऐसा लिखा, हाँ। ठीक है। तो यहाँ v1 वेक्टर इसमें से किसके इक्वल आएगा? सो v1 हमारा हो जाएगा x1 x4 x7। जी, x1 x4 x7, बाहर आप u1 एज इट इज रखो, प्लस ऐसे v2 u2 v3 u3, और ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये m है ना। तो आप यहाँ क्या नोट कर रहे हैं, मतलब अगर ये भी मैं लिख दूं, v2 भी लिख दूं, तो क्या होगा, x2 x7 और x5, और यहां से आएगा, नहीं एक मिनट, ये क्या होगा, x2 x5 x5 x8, और ये वाला तीसरा है x3 x6 4 या 9 है शायद, ये मैंने 9 लिखा, मेरी राइटिंग खराब है ना। तो देखिए अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो, ये जो m है ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? सर ये रो का u1 u2 u3 क्या था? हाँ सर अभी समझ गई। यही चीज मैं इस तरीके से करके दिखाता हूं। तो इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अभी थोड़ी देर में वही लिखना चाह रहा था, तो इधर से जाना थोड़ा मुश्किल होता, बट सेम चीज मैं 9 क्रॉस देखूंगा, इसी चीज को मैं चाहूं तो ऐसे ही यहाँ एलिमेंट आएंगे, यहाँ आएगा, इसी चीज को एट द एंड मैं ऐसा रिड्यूस कर पाऊंगा।
तो ये u1 u2 u3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। m का जो रोज होगा, अगर आप इसको थोड़ा और खोलो तो अगर और थोड़ा खोलोगे तो ऐसा बनेगा। अगर मैं थोड़ा और इसको ओपन करूं तो ये ऐसा बनाएगा। तो ये x1 जो है ना, अभी x1 एक नंबर है और नंबर को एज अ मैट्रिक्स जब लिखते हैं तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, आप देखते होगा ना, इक्वल टू 0 लिखा रहता है, तो वो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। तो इसको अगर आप 1 क्रॉस 1 और u1 जो है 1 क्रॉस 3 है, तो ये ऐसा हो जाएगा x1 u1 x2 u2 x3 u3, फिर x4 u1 x5 u2 x6 u3 x7 u1 प्लस x8 u2 प्लस x9 u3। अब देखिए आप, फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स m इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? rows of second हाँ, matrix. u1 u2 u3, that is the rows of second matrix. Second row of m is also linear combination of rows of m2. Third row of m is also linear combination. इसे लिखा है कि rows of m are linear combination of rows of m2. Yes sir. तो ये थोड़ा लेंदी अप्रोच था, तो ये आसान है क्योंकि इसमें पूरा मल्टीप्लाई करना बहुत टाइम टेकिंग, फिर बाद में ऐसा रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये है। अब दूसरा स्टेटमेंट ऐसे ही वेरीफाई हो जाएगा सेम तरीके से। वहां बोला है कि कॉलम्स ऑफ m आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ m1। अब सेम चीज देखो, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, यही लाइन, ये जो लिखा हुआ ना स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट से ए ऑप्शन भी ट्रू है, इसी स्टेटमेंट से बी ऑप्शन भी ट्रू है। क्यों? अब समझिए आप, यहां पे अब आप अभी आप देख रहे थे u1 u2 u3 कॉम्बिनेशन लिखा मैंने, इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख के दिखाता हूं। अब देखिए आप, v1 u1 v2 u2 v3 u3। अब यहां मुझे चेक करना है कि क्या कॉलम ऑफ m आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ऑफ m1। तो मैं इसी चीज को m1 करता हूं। मैं यहाँ क्या u1 u2 u3 v1 ऐसे ही रखूंगा, मैं v1 ऐसे ही रखूंगा, एक मिनट। तो व्हाट इज v1 ऐसे ही रखूंगा, व्हाट इज u1? नहीं u1 ऐसे नहीं लिख सकते ना, मैं u1 को मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि u1 क्या है आपका, मतलब u1 का ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3 ना, वो तो रोज को मैं u1 इज द रो ऑफ सेकंड मैटर, रो में लिखना पड़ेगा। इस तरह से क्या लिखूंगा मैं, y1 y2 y3 प्लस v2 y4 ऐसा लिखना, मैट्रिक्स लिखने के बराबर ही था, जैसे बात बराबर है। आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो या मैंने ऐसे ब्रैकेट लगाए हैं, या मैं अगर ऐसा लिखता तो भी सेम बात ही होता। ये है, तो यहां से y1 y2 y3 y4 y5 y6 प्लस v3 इंटू क्या आएगा, y7 y8 y9। अब इसको खोलिए इसी तरीके से। तो जब इस तरीके से मैं खोलूं, देखिए क्या बनेगा ये ध्यान से। सो दिस विल बी, आप मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड, तीनों को ऐड कर दीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये ऐसा बनेगा। अभी आपने ये मैट्रिक्स देखा, दिस वाज अ मैट्रिक्स। अभी आपको दिख रहा होगा देयर आर 3 रो एंड 1 कॉलम, वैसे वहां पे वैसे दिख रहा है, यहां पे भी ऐसे होगा, तो यहां पे ऐसे बनेगा। क्या बनेगा, इस तरह से आएंगे। यहाँ कॉलम है ना, अब ये 3 एलिमेंट ऐसे आएंगे रोज में, तो मतलब ये आएगा y1 v1 कर सकते हो, तो y1 नंबर है, या v1 y1 भी लिख सकते हैं आप, y1 v1 y4 v2 y7 v3, ये पहला एलिमेंट आया। दूसरा एलिमेंट जो आएगा ऐसे दूसरा वाला लिखिए, सो y2 v1 प्लस y5 v2 प्लस, ठीक है, y8 v3, और फिर तीसरा लिखेंगे ऐसे ही। तो ये ऐसे ऐड होगा, ये मैट्रिक्स आपको पता होगा ना, जैसे हम लोग सिंपल मैट्रिक्स, ये तो ऐसे था, तो पहला 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 ऐसे ऐड हुआ, अब यहाँ पे ऐसे ऐड हो रहा है। जैसे मैट्रिक्स एडिशन सब लोग जानते ही हैं, हाउ टू ऐड मैट्रिसेस। तो यहाँ 3 मैट्रिक्स का सम कर रहा हूं मैं कहीं कहीं, और लास्ट वाला ऐसे ही आ जाएगा y3 v1 प्लस y6 v2 प्लस y9 v3। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ये आपका M मैट्रिक्स है, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉलम ऑफ M इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कॉलम ऑफ m1 v1 v2 v3, जो कि कॉलम ऑफ m1 था।
दिस वाज कॉलम ऑफ M1. फिर सेकेंड कॉलम M इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3 which is the column of M1. फिर थर्ड कॉलम ऑफ M is the linear combination of V1 V2 V3 which is column of M1. हो गया. So this statement is equivalent. समझ गए। थैंक यू सर। ओके, जो नेक्स्ट है हाँ जी उजाम, क्या डाउट है इसमें आपको 29 क्वेश्चन में? है क्लास में भी? सर आंसर तो एक्सपेक्टेशन होगा लेकिन मतलब निकालने में तो क्या आपने वीडियो देखा है इसका, सॉल्यूशन वीडियो? सॉल्यूशन वीडियो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, डिस्क्रिप्शन में बैच 3 नाम का प्लेलिस्ट होगा, ठीक है? सर शायद वो 2020 के वीडियो में ना आपका वॉइस चला गया था 50 क्वेश्चन के बाद। नहीं, नया वीडियो होगा, मतलब मेरे पास 3 हर साल सॉल्यूशन कराते हैं, तो आपने ओल्ड वीडियो देखे होंगे। इस बार का अगर देखोगे, बैच 3 के वीडियोस की बात कर रहा हूँ। अच्छा बैच 3 में 2020 पेपर में जो आप डिस्कस कर रहे थे 50 क्वेश्चन के बाद आपका वॉइस चला गया। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, मैं दोबारा डिस्कस किए होंगे मुझे लगता है, पता नहीं, फिर भी बताओ क्या है इसमें। हाँ मतलब क्या डाउट है इसमें? कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी तो होगा लेकिन जो दिया है उसके हिसाब से। ओके 1 मिनट, तो दिस टर्म यू नो ऑलरेडी, अब फिर भी दोबारा चेक कर लेना, ऐसा नहीं होगा मैं दोबारा कराए होंगे। उस समय शायद दिवाली चल रहा था तो मैं लैपटॉप पे क्लास ले रहा था। सो ओके, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 ये दे रखा है। सो नाउ ये टर्म किसका डेफिनेशन है? दिस इज जेड बार है ना, ये तो हम जानते हैं जेड बार है। सो जेड बार को ही ऐसा लिखा गया, तो यू कैन रीराइट इट एज दिस इज जस्ट जेड बार, जेड बार। हाँ, सो ये क्या इंप्लाई कर रहा है? दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? स्टेटमेंट क्या होता है? डू यू नो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी? वन इज इक्वल टू थीटा। So if you know definition of convergence in probabilities, you will know that कि this is definition of z bar converges in probability to theta, and weak law of large number says what? Z bar converges in probability to एक्सपेक्टेशन ऑफ z bar। yes, expectation of z, or z1 you can take. Z1 is the first random variable in the sample, okay? First मतलब any one random variable because the population you can take, तो z1 और z just z is also fine. So ये हो गया। So this is, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है ना आपके पास इक्वल आएगी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि this theta is nothing but ez1, this theta is nothing but ez1, okay? This we know by weak law of large number, and just you need to find ez1 है ना। अब मुझे ये बताओ what is distribution of z1? आपको देख के पता चल रहा है? डीजेनरेट। No, it is not degenerate. What is support of z1? 1 and 0। 1 and 0, तो 0 1 किसके सपोर्ट में आता है? कौन सा रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट 1 and 0 आता है? बर्नौली। बर्नौली। तो Zi is बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। Zi का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बर्नौली है, बिकॉज Zi तो I को 1 रख दो, because for our need we just need Ez1. तो let's say so Z1 can take value 1 or 0. So when it is 1, so Z1 is 1 when x1 into y1 is less than 1, and when it is 0 when x1 into y1 more than equal to 1. Otherwise means what? Complement of this. So this is the definition of Z1 in question. अब मुझे बताओ आप, Z1 के पास दो वैल्यू है, Z1 can take value 0 और 1, तो Z1 के सपोर्ट में दो वैल्यू है, Z1 0 या 1 हो सकता है, तो बर्नौली में भी 0 या 1 होता है। सो दिस इज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ आपको क्या है, Ez1 चाहिए ना? सो ओके लेट्स से मैं Z1 का बोल रहा हूं, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी Z1 बीइंग 1 इसमें से? x1 माइनस तो x1 y1 कर दो इसका ना। सो
So now this question reduces to x1 y1 है ना. अब ये क्वेश्चन x1 y1 में आ गया. अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 y1 लेस देन 1 ये कैसे निकालेंगे? xy क्या है क्वेश्चन देखो. अब डबल इंटीग्रेशन, यस है ना. So using double integration we can easily calculate this. So हमें क्या करना है? डबल इंटीग्रेशन fx x into fyy, आई थिंक इंडिपेंडेंट दे रखा होगा. सो xi यूनिफॉर्म 0 यूनिफॉर्म 1 2 है और yi यूनिफॉर्म 0 1 है एंड दिस टू आर इंडिपेंडेंट ऑलरेडी. तो मैंने अलग अलग दिया तो देख लो और जस्ट इंटीग्रेट इट. सो अगर आप इसका सपोर्ट देखो xy का, सो x टेक्स वैल्यू बिटवीन 1 एंड 2. तो x की वैल्यू 1 2 के बीच है और y की वैल्यू 0 1 के बीच है. So x takes value 1 and 2, y take value 0 and 1. So this is the support of joint distribution xy. ठीक है ना. xy का ये आपका सपोर्ट है. सपोर्ट इन द सेंस सैंपल स्पेस समझ लो आप. So this is the sample space for the joint distribution xy. ठीक है. अब now you have to, this is the event. This is event जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है. तो ये ग्राफ बना के देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना रीजन कवर कर रहा है, उस रीजन पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें. तो अब इसका ग्राफ आप लोग जानते ही होंगे कि x into y इक्वल टू 1, मतलब y बराबर 1 by x. तो इसका ग्राफ तो हम लोग जानते हैं ना, हाइपरबोलिक क्या होता है बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसको बोलते हैं. सो ग्राफ विल बी लाइक, देखो अब तुम्हें ग्राफ बना, आप जानते हो ना, जस्ट इंटीग्रेट इट. सो मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, व्हाट आई सेड zi इज बर्नौली p एंड p क्या होता है यहाँ पे, z1 इज बर्नौली p एंड p इज प्रोबेबिलिटी z1 बीइंग 1. यही तो होता है p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो 0 इज फेलियर, 1 इज सक्सेस इन केस ऑफ बर्नौली. सो p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो यही p कैलकुलेट कर रहा हूं मैं. और इफ z1 इज बर्नौली p, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ z1? फॉर्मूला क्या होता है बर्नौली में, इट इज जस्ट p, और वही वाला p मैं कैलकुलेट कर रहा हूं. सो जो भी p निकल के आएगा वही मेरा आंसर होगा. सो Ez1 नथिंग, दिस इज p ओनली. एंड व्हाट इज दैट p? यही वाला p मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं. सो देखो अब ये इजी है ना, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट करता हूं. सो लेट्स सी. सो यहां पे डायरेक्ट पीडीएफ लिख देता हूं मैं. तो यूनिफॉर्म 1 2 का पीडीएफ है 1 और यूनिफॉर्म 0 1 का पीडीएफ है 1 dy dx. अब ग्राफ बनाओ, तो मुझे इसका ग्राफ बनाना है. x into y is 1. So when x is 1, y is also 1. तो ये पॉइंट आ जाएगा 1,1 यहाँ से पास करेगी कर्व. और जब x 2 है तो y 1/2 हो जाएगा, राइट. जब x को 2 रखेंगे तो y 1/2 है. तो दिस कर्व विल पास थ्रू दिस. सो दिस पॉइंट इज 2,1/2. दिस पॉइंट इज 1,1. अब मुझे ये डिसाइड करना है xy लेस देन 1 है. व्हिच रीजन, अपर और लोअर, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा. सो व्हिच रीजन बताइए आप लोग. xy लेस देन 1 है, सो कौन सा रीजन होगा, अपर रीजन या लोअर रीजन? लोअर होगा. तो आप सिंपली एक टेस्टिंग पॉइंट ले लो जो उस कर्व पे नहीं है. लेट्स से 0 0. ओरिजिन यू कैन टेक दिस पॉइंट एज अ टेस्टिंग पॉइंट 1,0 एनी पॉइंट और अबव दैट एनी पॉइंट. तो एक साइड का पॉइंट लो, ट्रू आया तो उस साइड पे 0 0 ले लो. तो 0 0 अगर लेंगे तो ट्रू आएगा. यहाँ पे x को मुझे ये देखना है कि इनइक्वालिटी है ना, this line is xy exactly equal to 1. तो xy more than will be upper half or lower half. तो we have to test. तो उसका कोई भी एक पॉइंट रख के चेक कर दो. तो x को 0 y को 0 रखा, ट्रू आया, मतलब 0 0 साइड है तो लोअर रीजन आएगा. तो ये जो अभी मैंने रेट सेट किया है, ये जो रीजन है, इस पे आपको इंटीग्रेट करना है. इसको यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन. ये ज्वाइंट पीडीएफ था, पीडीएफ ऑफ x, पीडीएफ ऑफ y, एंड जस्ट इंटीग्रेट करो. तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, सो लिमिट यू विल हैव, तो मैं y का पहले लिख देता हूं. तो y बराबर 0 से y बराबर 1/x. तो y इज इक्वल टू 0 to 1/x. एंड अब ये x एक्सिस पे कितना इसका कंट्रीब्यूशन है, 1 से 2 में, तो 1 से 2 में. ठीक है. तो ये मतलब स्ट्रिप मूव करेगी तो 1 से 2 के बीच मूव कर सकती है. यू इंटीग्रेट दिस और बताओ क्या आएगा.
ln2 फाइन, सबको चेक कर लो एक बार। तो ln x फिर ln2, सो ln2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चेक करो। तो इसमें है ना दो तीन कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया। पहला कॉन्सेप्ट था द थ्योरम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वो थ्योरम या डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक जेडाई, दिस इज सेम जेडाई वी यूज इन राव ब्लैकवेल थ्योरम। आप देखते होंगे वहां भी मैं यही करता हूँ। राव ब्लैकवेल जो अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना होता है ना, हम इस तरीके से ढूंढते हैं, एक 1 या 0 लेते हैं। और दिस इज सेम द टेस्ट फंक्शन इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एटलीस्ट जो नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट है, तो नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन भी हम ऐसे ही लिखते हैं 1 0 इन केस यू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ टेस्ट फंक्शन एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0, है ना, वो चीज है। तो इस तरह से डिफाइन करते हैं। सो ये हो गया। तो यहाँ पे बस आपको एक्सपेक्टेशन निकालना था, इस तरीके से हो गया। ओके, सो आई थिंक इट इज फाइन, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्या डाउट है, ये हमने पहले सॉल्व किए, हालांकि आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे, लेकिन आंसर मतलब पाई में आ रहा है मेरा। नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा। अभी ये मैंने रिसेंटली भी सॉल्व किया था। ऐसे जिनको पीवाईक्यू में डाउट हो, जस्ट गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ बैच 3। जैम की पीवाईक्यू में डाउट हो तो, गेट की पीवाईक्यू में डाउट हो, गो टू बैच 6 प्लेलिस्ट। उसमें सिर्फ वो क्वेश्चन देखो जहां डाउट है, पूरा वीडियो मत देखो। मैं रिकमेंड करूंगा सब लोग वीडियो देखना बंद करो, सिलेबस का भी। और ये वीडियो बहुत टाइम किल करता है, बहुत कम सीखोगे। जितना तुम क्वेश्चन सॉल्व करो उतना ज्यादा सीखोगे। वीडियो देखना बंद करो, थ्योरी ज्यादा पढ़ना बंद करो। अभी 1 महीना है, क्वेश्चन सॉल्व करो। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, देन यू रीच आउट टू द कॉन्सेप्ट कि यहाँ क्या यूज हो रहा है, जो नहीं आ रहा, देन वो कॉन्सेप्ट कहीं से सीख सकते हो, फ्रेंड से, बुक से, गूगल से, यूट्यूब से। लेकिन सिर्फ उतना ही देखो, फिर वो, क्योंकि ज्ञान ना समुंदर है, तुम मर जाओगे अगर तुम पूरे जिंदगी भर पढ़ते रहे तब भी सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बच्चा क्या कोशिश करता है कि मुझे सब कुछ जब आ जाएगा तब टेस्ट देंगे, जब सब कुछ आ जाएगा तब हम पीवाईक्यू करेंगे। तो ऐसा कभी आएगा ही नहीं, इवन एग्जाम के बाद भी नहीं आएगा वैसा दिन। तो इसीलिए जितनी तैयारी है उतनी तैयारी में ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। फिर क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप सीखने लगोगे, यू विल लर्न, है ना, उसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि थ्योरीज कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तुम ये सोचोगे पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा यहाँ वो यूज हो रहा है, वहां ये यूज हो रहा है, उसके थ्रू लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा, क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ के आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं हो सकता, है ना। उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे तभी एंट्रेंस क्लियर होगा। तो एंट्रेंस के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक अच्छी मतलब होनी चाहिए आपकी। तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होगी। नॉलेज कम भी है, अपना एक्सपीरियंस मतलब बहुत कम नॉलेज है, फिर भी तुम देखो गेट रूट का मैं पहली बार गेट इस बार थ्योरी पढ़ाया हूँ, फिर भी मैं गेट के लगभग सारे क्वेश्चन कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि जितनी थ्योरी मुझे आती मुझे लगता है उतने में सॉल्व कर दूंगा मैं, और कर भी देता हूँ कई बार। ये है, एक दो बार कुछ क्वेश्चन फंस जाता है अलग बात है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। तो खुद पे भरोसा रखो, तुमने जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है, जितना मैंने पढ़ा है वो सफिशिएंट है। और वीडियो कम देखो, थ्योरी कम पढ़ो, और क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन करो। ये ठीक है। देखो, क्योंकि अब तुम तो इंटीग्रल कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, कितनी भी थ्योरी तुम पढ़ लो किसी बुक के, अब इस तरह क्वेश्चन आएंगे फंसोगे इनिशियली बिगिनिंग में। जब तक तुम इस तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे फंसोगे। हर बच्चा फंसता है, इवन मैं भी जब फर्स्ट टाइम किया तभी फंसा था, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि कुछ टाइम लगता है इस कॉन्सेप्ट को समझने में कि ऐसा क्या इसमें चल रहा है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही समझ आएगा। तुम कितनी थ्योरीज पढ़ लो, बुक में कितने सॉल्व एग्जांपल कर लो, इस लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस लेवल के क्वेश्चन करने होंगे। वो कहाँ मिलेगा? पीवाईक्यूज में ही मिलेगा, या थोड़े हायर लेवल के एग्जाम जो होंगे वहां पे मिलेंगे। ये है। देखो, सो यहाँ पे क्या है कि लिमिट क्या दे रखा है, अभी आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को r स्क्वायर रख दिया, तो दिस इज r dy dx हो गया r dr d थीटा। और यहां से अब मुझे डिसाइड करना है लिमिट के हिसाब से। सो y इज बिटवीन 0 to रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ गया। तो यहां से क्या है, एक तो बोलता हूं सबसे पहले तुम जो भी इनइक्वालिटी ना, पहले इक्वालिटी रख के वो कर्व बना लो। कर्व इक्वालिटी कर्व होता है। अब वो इनइक्वालिटी है तो अपर या लोअर होगा, बाद में डिसाइड करेंगे ग्राफ बना के। तो पहले y इज इक्वल टू 0 हो गया, और y इज इक्वल टू यहां से आ गया
रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x। ठीक है, अब देखो, और x की लिमिट जो है 0 से 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपने आर स्क्वायर रिप्लेस किया है, तो डी वाई डी एक्स बिकम्स आर डी आर डी थीटा, ये आर हो गया। अब यहाँ पे यही पुट करोगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r cos थीटा, ये आर आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी 2 cos थीटा। ठीक है, और ये ग्राफ बना के भी देख सकते हैं हम लोग, अगर ग्राफ बनाते हैं इसका तो क्या आता है, देखो ग्राफ बनाते हैं, और यहाँ पे r 0 आ जाएगी, है ना, यहाँ पे रखोगे r sin थीटा इज 0, तो वही ऐसे ना, तो r 0 और sin थीटा 0 है ना, यहाँ से या तो r 0 या sin थीटा 0 इस तरह से होगा। सो वहां से भी आ रहा था r 0 और r इज इक्वल टू cos थीटा, इस तरह से है, तो यहाँ से 0 आएगा। ग्राफ बना के देख लेते हैं, अगर sin थीटा नॉन 0 आएगा तो अगर तुम ग्राफ बनाओगे इसका तो क्या बनेगा, तो ये कर्व, अभी ये वाला कर्व बन के आया है ना, दिस कर्व इज दिस, इसको और रिड्यूस करोगे तो ये आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर 2x इधर लाओ, सो दिस इज द कर्व, तो ग्राफ बनाओ इसका, ये सेंटर 1 0 और रेडियस 1 है इसका, सो सेंटर 1 0 रेडियस 1 है, रफली इस तरह का सर्कल आएगा, और y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, y कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू 0 से, तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मतलब आपका जो रीजन आएगा और लेस देन द सर्कल, तो दिस इज द हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल है आपका। ठीक है, सो ये आपका रीजन है। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये लाइन है x बराबर 2 और ये लाइन है x बराबर 0, दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, जो रिड्यूस हो गई ये आया था, दिस इज द लाइन, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 0, ठीक है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 0, so that's why the limit was, अब देखो आप, तो यहाँ से क्या था कि लिमिट जो था हमारे पास y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये था लिमिट y का, और x फ्रॉम 0 टू x एक्सिस पे कितना कंट्रीब्यूशन है, सो 0 से 2 का। ओके, अब इसको मुझे पोलर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर रखा है, तो मतलब सेंटर 0 0 ले रहा हूं यहाँ पे मैं, तो मुझे यहाँ से देखना है, सो रेडियस क्या हो रहा है 0 से, है ना, यहाँ पे तो 0 आ गया ना, पहले तो यहाँ 2 तक जा रहा है, लेकिन 2 कब है, जब थीटा 0 है, जब थीटा 90 होगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये r सेटिस्फाई करेगा इसको, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री r इज 2, जब एंगल 0 है तो रेडियस 2 है, अभी जब r की वैल्यू 90 डिग्री है, cos 90 0, तो रेडियस 0 तक आ गया, क्योंकि ये कर्व मूव करते हुए वापस यहीं पे आ गई, तो ओरिजिन पे ही आ गई ना, तो रेडियस 0 होगा उस केस में, तो रेडियस आपका क्या है 0 से 2 cos थीटा, तो यहाँ पे आएगा r की लिमिट जो है 0 टू 2 cos थीटा, वो यहाँ से आया, तो 0 टू 2 cos थीटा, एंड थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है इस कर्व में, है ना, यही कर्व है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जी, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, दिस विल गो टिल दिस वर्टिकल लाइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो है पूरा हमारा जो रीजन है, सो 0 से π/2, अब इसको इंटीग्रेट करो आंसर आ जाएगा, सिंपलीफाई दिस कर दोगे भाई, सर इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना, वहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखे और x इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू 2 रखते हो और वो r cos थीटा हो जाएगा, और r इज इक्वल टू 2 cos थीटा है, हाँ, तो हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वो 2 उधर हमारा जो 2 रहेगा वो कट जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 आ जा रहा है, ओके, और हमारा x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमारा x cos थीटा का इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो हम ऐसा वैल्यू लेंगे जिसके पे थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो वो हमारा π/2 हो जाएगा। ओके, सर ऐसे भी कर सकते हैं ना, सर मैं पूछ रही हूँ। अच्छा पूछ रहे हो, आपने क्या कहा कि यहाँ r हमारा 1 क्यों, r तो 0 से 2 है, मतलब ऐसे तो 2 है टोटल ना, मतलब r 2 तो नहीं है, 2 cos थीटा, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा, जब r एंगल,
पहला वाला सब y के लिए आप बताए थे रेंज की y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके फिर उसका y का r साइन थीटा r cos थीटा रख के सर वही मैं सोच रही थी कि मतलब ये x के लिए भी वैसे ही पुट करके निकाल ले तो कर्व ना ड्रॉ आ जाएगा ना, ये यही तो किया मैंने, वाई स्क्वायर ये हो गया, अब यहाँ पुट करो तभी वही बात है, यहाँ पुट करो तभी वही बात है, सेम ही। हाँ सर वही तो वही किया हमने, तो ये हमने इसको स्क्वायर कर दिया पहले, फिर एक्स स्क्वायर इधर बुला लिया, ये आया, अब यहाँ पुट करो तभी बाद में वही आएगा, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से आएगा आर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज आर स्क्वायर, 2x इज 2r cos थीटा। अब यहाँ पुट करोगे तब भी सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे आपको, तो फिर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, देन यू हैव टू फाइंड r। तो सेम चीज है, यहाँ से करो सॉल्व या यहाँ से करो, ये इसी इक्वेशन से यहाँ आया है, तो r बराबर 2 cos थीटा ही आएगा। तो 2 cos थीटा सब पुट करके हम x के लिए भी, तो जैसे ये x जो हमारा 0 से 2 है तो फिर वही करके x की जैसे r cos थीटा पुट करके तो हम x का भी रेंज निकाल सकते हैं ना। हाँ मतलब ये आप कह रहे हैं r cos थीटा 0 से 2 है ना। हाँ तो सर, हाँ। यहाँ पे थीटा अगर आप मतलब यहाँ पे तो वो आ गया ना, हाँ r यहाँ 2 cos थीटा, यहाँ पे r की वैल्यू 2 cos थीटा पुट कर देंगे। हाँ अब यहाँ से रेंज आ जाएगी, चलेगा। तो r अगर वहां वैसे सोचोगे r बराबर 2 cos थीटा है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा मोर देन इक्वल 0 लेस देन 2 cos स्क्वायर थीटा मोर देन इक्वल 0 लेस देन 1, तो थीटा यहाँ आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, चलेगा। हाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 0 से पाई बाई 2 मिल जाएगा, ये है। ये अगर आप देख के भी समझ सकते हैं, यहाँ से x को r cos थीटा, तो ये cos r वहाँ यूज किया 2 cos थीटा, ठीक है, 2 cos स्क्वायर 0 to 1, 2 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो 0 से पाई बाई 2 चलेगा। हाँ ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से r की लिमिट आ गई, यहाँ से थीटा की लिमिट आ गई, नहीं तो ये ग्राफ से दिख जाएगा, ये है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट करेक्ट आंसर, 2 का है ना, 0 से 2 cos थीटा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है सो यहाँ से नेक्स्ट क्या है जैसे आपका डाउट, ये किस टेस्ट का है? मॉक टेस्ट 11 का ही है। अच्छा 11 का भी डिस्कस करेंगे 7 to 9 में। तो देखिए अभी जो पहले तो मॉक टेस्ट 11 का एक डाउट डिस्कशन क्लास हो गया, अभी 7 to 9 डेली हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लोग अभी टेस्ट देना शुरू किए 11 से ही शुरू करो, ताकि आप मेरे साथ डिस्कशन, क्योंकि टेस्ट ऐसे भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो होगा कैसा, अच्छा मेरे साथ ही मतलब जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, तो 100 टेस्ट तो कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे ना, तुम्हारे पास 30 डेज हैं, 100 टेस्ट, एक दिन में 3 टेस्ट, तो वो बेकार ही है 3 टेस्ट देना, फिर सीखोगे क्या? एक टेस्ट दो, ठीक से उसको एनालाइज करो, कहाँ कहाँ गलती हुआ, एक बार फिर से सॉल्व करो, फिर डाउट मेरे से डिस्कस करो। तो एटलीस्ट 20-25 टेस्ट ही दो, लेकिन ठीक से दो। ठीक से मतलब ये कि उनमें जो गलतियां हैं उसको ठीक करो, जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है वो सीखो, जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है मुझसे पूछो। तो एटलीस्ट सीखना इंपॉर्टेंट है ना। अब 100 के 100 मॉक टेस्ट समहाउ कंप्लीट कर लिए, लेकिन सीखे नहीं तो वो बेकार है फिर। तो आप फुल लेंथ टेस्ट 20-25, जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं 20-25-30 टेस्ट ही दो फुल लेंथ, लेकिन ठीक से दो। उसमें एक बार मॉक टेस्ट सॉल्व किया, बाद में एक बार फिर से सॉल्व करो, वो क्वेश्चन देखो जो गलत हुए, क्यों गलत हुए। फिर आप मुझसे, कई बार हमारी साइड से भी गलती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पेपर हमने अब बनाए हैं, इसलिए सब बनाए हैं। ये सारे टेस्ट है ना फ्रेश टेस्ट, इस बार के ही हैं, तो उसमें टाइपिंग में कुछ गलती हो गई, प्रोफिटिंग की कुछ गलती है, तो 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसा होगा, तो वो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो, ये है। लेकिन टेस्ट दो तो उसको एनालाइज करो, ठीक है। तो इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी है क्या, मतलब एज अ टेस्ट? यस, आप अगर देखोगे तो हमने जो 100 टेस्ट बोले ना, 100 भी टेस्ट अपलोड हो रहा है, 20 महीने में 15-20 और अपलोड होंगे। तो लाइक टोटल आप पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें पीवाईक्यू भी अपलोड हो रहे हैं, कुछ हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं। तो गेट का 2019 से 23 तक का अपलोड होगा, जैम का 2015 से 2023 तक एज इट इज अपलोड होगा, कोई चेंज नहीं। जो पेपर है एज इट इज, क्वेश्चन रहेगा एज इट इज, आंसर की रहेगा, वो जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए, एक बार और ट्राई करके देख लो एज अ टेस्ट, कि अगर आप इसको एज अ मॉक टेस्ट देते हो तो कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। तो वो पीवाईक्यू भी अपलोड हो रहे हैं, कुछ हो गए ऑलरेडी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक का हो चुका है शायद। हाँ चेक कर लेना भाई, वो जाके खोल के देख लो आप पोर्टल पे। मॉक टेस्ट नंबर 41 2021 का पीवाईक्यू ही है, वहां लिखा हुआ है, ये नहीं कि उसमें लिखा नहीं है, हमने मेंशन किया है। जो भी टेस्ट पीवाईक्यू वहां मेंशन किया हुआ है कि आईआईटी जैम एमएस 2021 का पेपर है। लाइक फुल लेंथ मॉक टेस्ट 41 खोल के देखो आप, 41 जो होगा 2021 का पीवाईक्यू है जैम एमएस का, ठीक है। तो इस तरीके से है।
क्योंकि अपलोड कोई और है ना, ज्योति मैम करती है, तो बहुत सारे अलग अलग काम, बट मेरा काम सिर्फ टीचिंग का है, बाकी काम पीछे बहुत सारे 15-20 लोग काम कर रहे हैं, सबका काम बटा हुआ है, अपना अपना काम लोग करते हैं। वो अलग बात है कुछ लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं, बट अपना अपना काम ना कर रहे हैं लोग ये है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 16/9 है क्या? हाँ, बाकी लोग बताइए जी क्या आंसर इसका है, मैच कर रहा है, ऑप्शन है इसमें? हाँ ऑप्शन तो है, देखो भाई 16/9 आ रहा है क्या? बाकी लोग जिन लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, जिनको आंसर पहले से पता है, चेक कर लो। हो जाएगा, मुश्किल तो है नहीं। यहाँ पे r² r³/3 और वहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, cos³ हो जाएगा, cos³ 1 माइनस फिर sin² करके आ जाएगा, सही होगा। बाकी लोग कंफर्म जिन्हें सॉल्व किए बता दो अगर इसको याद है। PYQ में देख लो, ये PYQ का ही है, 2020 पता नहीं किस ईयर का है, जो भी है उससे मैच कर लो, 21 का शायद है, डोंट नो, देख लो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद एक क्वेश्चन पिन किया हुआ है, वो बता। अच्छा, ये पिन किया हुआ है, इसमें क्या है कि fxy आपके पास 2 है, जब है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1, 0 अदरवाइज। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस e ऑफ क्या है ये, x गिवन y होल स्क्वायर गिवन y इज इक्वल टू y। ओके, तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, व्हाट इज दिस? एक्चुअली इसको अगर आप देखोगे तो e ऑफ x गिवन y का क्या मतलब है, डबल y गिवन लिखने का क्या मतलब? ठीक है, देखते हैं। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये देखो ग्रुप में ही है, वो पिन किया हुआ है ना, तो देखो जो डी ऑप्शन जो लिखा है किसी ने उसके नीचे। तो और बाकी क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इसका क्या करेंगे। तो आपको पता है, डू यू नो व्हाट इज द, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस ऑफ x, कोई मुझे वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला बताओ। एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। यस, इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, मतलब ओरिजिनल फॉर्मूला मतलब डेफिनेशन क्या है वेरिएंस का, वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला क्या है, मैं पूछना चाह रहा हूँ इसी का। एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। यस, सो ये डेफिनेशन है वेरिएंस x का, ओरिजिनल डेफिनेशन हालांकि यही है, दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस, so this is the definition of variance. Definition is the first thing we know about someone or something. This is a definition. जो पहला इंट्रोडक्शन किसी चीज का होता है, that is the definition. So this is the definition of variance and we solve this and we get this. So this is for calculation, है ना, कि easily question solve करने के लिए ये फॉर्मूला बनता है, this same is equal to this, but this is the definition of variance. What is the variance of, on this basis, what is variance of x given y, कोई ये बताओ। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे, जैसे वेरिएंस x डिफाइन किया मैंने, इस बेसिस पे वेरिएंस ऑफ x गिवन y, कोई बताओ क्या लिखूं मैं, सेम लाइक दिस, इसी चीज को x गिवन y के टर्म में मुझे क्या लिखना चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y का होल स्क्वायर। यस, ठीक है, तो this is the definition of variance of x given y, the same thing is written here। इसकी कोई हालांकि जरूरत नहीं थी, anyway अगर given है तो no problem। so ये जो चीज लिखी हुई है, this is nothing but variance of x given y, ठीक है। ये अगर नहीं भी लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा इसीलिए है ताकि मैं यहाँ पे ये लिख सकूं, ठीक है ना, अदरवाइज वही है। so the same thing is equal to this variance of x given y। सर वो इसमें पूछ रहे थे कि x वेरिएंस ऑफ x गिवन y वाले में फर्स्ट बार में x गिवन y नहीं हुआ, नहीं देखिए पर अगर हम लोग ये गिवन जस्ट बता रहा हूं, एक्चुअली ये रैंडम वेरिएबल x ही है, जस्ट y गिवन है, तो इसी के लिए उसने वहां ऐसा लिखा हुआ है ना। तो इसको थोड़ा सा आप अगर लिखना चाहो तो द सेम थिंग रिटन देयर, कि ये बाद में बता रहा है कि x गिवन y है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इसीलिए गिवन y लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर गिवन y इज इक्वल टू y विल वर्क, नो प्रॉब्लम। So you can write this way, it will work। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, so you can write this way, this is fine, no problem। So जो यहाँ लिखा है, अगर इसको फर्स्ट
फर्स्ट वाले जो है ना सर, ये वेरिएंस ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर, तो इस पे लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे जी, expectation इस पे खोलेंगे नहीं, यहाँ इसलिए ये लिखा हुआ है ना। अच्छा ठीक है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली गिवन y लिखना पड़ेगा, जैसे ये लिखा है ना उसके हिसाब से, अदरवाइज यहाँ लिखने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो इसी गिवन की जगह यहाँ गिवन लिखा है। यहाँ गिवन जो आप कहना चाह रहे हो ना, वो यहाँ लिखने के बजाय इन्होंने यहाँ पे लिखा है। सेम थिंग, आई थिंक ये करेक्टेड वर्जन है, ये उसका करेक्टेड। मतलब सर होल गिवन नहीं है, हमें लगता था कि वो होल गिवन है, मतलब टोटल का। देखिए ये भी ओके है। अगर इस फॉर्मूले पे लिखेंगे, इसी चीज को मैं अगर इस फॉर्मूले पे लिखता हूं, इस वाले फॉर्मूले के फॉर्म पे, तो क्या बनेगा कोई बताओ भाई। तो ये बनेगा, क्या लिखूं मैं इस फॉर्मूले के फॉर्म पे लिखे तो, मतलब ठीक है, इसको गिवन लिखना बेटर है। अदरवाइज यहाँ कंफ्यूजन, जैसे आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, इस तरह कंफ्यूजन, मतलब गिवन लिखना एक बेटर तरीका होगा लिखने का। तो दिस इज अ बेटर वे टू राइट वेरिएंस ऑफ x गिवन y, ठीक है ना। ये गिवन लिखो ताकि कंफ्यूजन है। इनको लग रहा है x गिवन y यहाँ क्यों नहीं लिखे, चलेगा, यहाँ भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक्चुअली x गिवन y x ही है, एक्चुअली वही गिवन y वहां पे है। ओके, अगर इसको लिखेंगे आप इस तरीके से, क्या लिखेंगे, सेम चीज, एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर गिवन y माइनस एक्सपेक्टेशन x गिवन y का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए अब ये बताओ मेरे भाई, क्या आप ये कैलकुलेट कर पाओगे वेरिएंस ऑफ x गिवन y? इसका फॉर्मूला क्या है? जिनका डाउट था, कुणाल किसका डाउट है ये? और ये मैं सॉल्व करूं, इसमें क्या है, तो ये सेम चीज इसके इक्वल है। अब ऐसा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर गिवन y इज इक्वल टू y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y का होल स्क्वायर। एक्चुअली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, इसका डेफिनेशन लिख दिया जस्ट, और कुछ नहीं है, तो इसका डेफिनेशन है वो। ओके, नेक्स्ट जो है, सो श्रिया जो आपके डाउट्स हैं ये हम लोग अभी 7 to 9 वाले बैच में डिस्कस करते हैं। कुछ तो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है कि पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है और y के रेस्पेक्ट में 0 आता है, ये ठीक है। सो ये हमने कल डिस्कस किया था, तो मॉक टेस्ट 11 का 21 क्वेश्चन तक कल डिस्कस हो गया है, आज 21 के बाद का डिस्कशन होगा। फिर भी कुछ रह गया होगा तो वो भी दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। मतलब मॉक टेस्ट 11 का ही डिस्कशन अभी है 7 to 9 में, तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते अगर किसी का है तो ये जो मॉक टेस्ट 11 है वो भी 7 to 9 में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है तो क्या डाउट है भाई तुम लोगों को इसमें? ये सब पुराने टेस्ट हैं, तो पुराने टेस्ट में देख सकते हो। हाँ जी निशा, ये किस टेस्ट का वो है, कौन से वाले टेस्ट के डाउट है ये? 13 टेस्ट का सर। फुल लेंथ 13। तो इसमें क्या है कि x क्या बोला था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सर इसमें ना बी नंबर हमको ये हम सॉल्व किए थे तो मेरे से आंसर बी नंबर आया था। ठीक है, चेक करते हैं। लैम्डा 426। सो x1 माइनस 2x2 जो है दैट इज 3 एंड 2x1 प्लस लैम्डा x2 इज इक्वल टू म्यू। दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो ये सब थ्रू 2/2 का तो हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि लाइक इसके पास 3 सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो आपने वहां देखा होगा क्या होता है वहां पे कि जो कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 1 है -2, तो इसमें क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो कोइंसिडेंट होंगे, कोइंसिडेंट का मतलब 1/2 मस्ट बी इक्वल टू -2 लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 3 म्यू। इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने का एक तरीका है कि ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक लाइन और इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो दोनों लाइन कोइंसाइड करेगी तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि लाइन 3 तरह का केस हो सकता है, या तो इंटरसेक्ट करेगा, या पैरेलल होगा, या कोइंसिडेंट होंगे, तो इस तरह से है। सो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये लाइन है क्योंकि लाइन की इक्वेशन है 2D में। हां यस सर। तो यहाँ से हो गया, देखो, तो इसको अगर कर दोगे सॉल्व तो लैम्डा बराबर -4 और इसको सॉल्व कर दोगे
तो म्यू बराबर 6 आ गया डायरेक्टली। ठीक है, इससे आ जाएगा। बाकी और किसी तरीके से भी सॉल्व करेंगे ना आंसर सेम आएगा हमारे। देखो मैथमेटिक्स या स्ट्रेटेजी फील्ड जो हमारा है ये है कि आंसर यूनिक रहेगा, चाहे तरीका कितने अलग अलग लगा दो। तो हम किसी और तरीके से भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक से करेंगे रैंक वाले तरीके से, तब भी आंसर यही रहेगा। डिटरमिनेंट वाले तरीके से तब भी यही रहेगा, है ना। ये है। दूसरा बताऊं, दूसरा तरीका देखो इसका जो आप लोग जानते होंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे 1 2 -2 लैम्डा, और ये तो A है हमारा, और A ऑगमेंटेड B जब आप लिखेंगे तो 1 2 -2 लैम्डा 3 म्यू। अब एक्चुअली इसके बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होती है? जब रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B, और ये 2 क्रॉस 2 की है, तो रैंक 2 तो हो नहीं सकती। अगर रैंक 2 हो गई तो क्या होगा? अगर A का रैंक 2 हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा ना, और 0 हो नहीं सकता रैंक इसका। 0 रैंक का होगा जब 0 मैट्रिक्स होते। तो मतलब यहाँ पे रैंक A का और रैंक A ऑगमेंटेड B का दोनों का रैंक कितना है? 0 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, तो 1 ही पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, 1 है। अब सोचो A का रैंक 1 होने का क्या मतलब है? डिटरमिनेंट A 0 होगा। अगर A का रैंक फुल रैंक नहीं है तो डिटरमिनेंट 0 है, तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो का वही फिर ओनली फुल रैंक। तो रैंक डिटरमिनेंट को 0 कर दो, तो A का डिटरमिनेंट निकालोगे लैम्डा -4 बराबर 0। चेक करो कितना होगा, लैम्डा +4, लैम्डा +4 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर -4, यहाँ से आ गया लैम्डा की वैल्यू। अब हाँ सर यहाँ पूछना था ना कि फुल रैंक कब होता है सर, कि जब कॉलम जो ना जितना कॉलम्स होते हैं उतने फुल मतलब रैंक्स होंगे। जी फुल रैंक मतलब जितने रो या n क्रॉस n है, तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो रैंक n होनी चाहिए। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में ये वर्ड यूज करते हैं फुल रैंक वाला, उसमें नॉन स्क्वायर में नहीं। तो n क्रॉस n की n होनी चाहिए, यस। तो फुल रैंक होने का मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। और सेम यहाँ पे है, तुम चाहो तो इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू, क्योंकि रैंक 1 है इसका, तो 2 क्रॉस 2 का मैं कोई भी ब्लॉक मैट्रिक्स लूंगा, ये सब मैट्रिक्स लेंगे इसका, तो उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। तो इसका डिटरमिनेंट 0 पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा -2 म्यू -3 लैम्डा। ये इसका डिटरमिनेंट होगा इक्वल टू 0, लैम्डा रख दो, 3 लैम्डा बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास -2 म्यू। म्यू कितना था? 4 8। एक मिनट चेक कर लो कुछ गड़बड़ है, कितना आएगा? ये सही लिखा है डिटरमिनेंट? हाँ ठीक है, पुट कर लो। यहाँ से क्या आएगा? 2 म्यू। म्यू कितना है तुम्हारा? अच्छा म्यू पता है ना, म्यू तो हमें लैम्डा पता है, म्यू नहीं पता ना, तो यहाँ से म्यू निकालना पड़ेगा। तो 2 म्यू, मुझे लैम्डा पता है ना यहाँ से, तो म्यू तो पता ही नहीं है, मैं डिटरमिनेंट अप्रोच यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से 2 म्यू आ जाएगा तुम्हारे पास -3 लैम्डा। लैम्डा पता है तुम्हें -4, ये 12 हो गया, तो म्यू बराबर 6 आ गए। मतलब कई सारे तरीके हैं, ये 2 तरीके इससे सॉल्व किया, रैंक से सॉल्व किया, और भी तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है? इसमें तो पहले डिस्कस किया हमने, इसमें क्या डाउट है नेक्स्ट वाले में? इसमें क्या गलत लग रहा है? फॉल्स। हाँ सेकंड वाले हाँ सर, 3 नंबर ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट है, तो x + y भी तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नहीं डी बोल रहा है x + y इंडिपेंडेंट नॉर्मल है, तो x + y नॉर्मल है। डी ट्रू स्टेटमेंट है। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? फॉल्स। हाँ, तो डी ट्रू स्टेटमेंट है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। तो यहाँ क्या किया इन्होंने? हाँ बी फॉल्स है, क्योंकि x नॉर्मल है, y नॉर्मल, तो x + y जरूरी नहीं नॉर्मल, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं है यू आर नॉट श्योर, या बाइवेरिएंट नॉर्मल नहीं है यू आर नॉट श्योर। तो बी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या डाउट है आपको? इंटीग्रेशन तो करना है सर, ये तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर आ जाए, लेकिन इसमें इरेशनल नंबर नहीं। अरे पॉजिटिव रियल नंबर, अच्छा यहाँ थोड़ा सा इसने घपला किया है, क्योंकि ये तो MSQ हो जाएगा। मतलब अगर रियल है तो इरेशनल भी, मतलब या तो रेशनल आएगा इरेशनल आएगा, तो रेशनल आए चाहे इरेशनल आए, रियल तो होगा ही वो।
ठीक तो है? इसमें क्या डाउट है? क्या आंसर आया आपका? हाँ, एम एस के की वैल्यू क्या आई है? के का सर फ्रैक्शन में कुछ क्या है? नहीं नहीं, ई के टर्म में आएगा, ई की पावर वाई लिखा हुआ है ना। सर ई माइनस समथिंग तो उसमें सॉल्व किए थे सर ई। अरे ई माइनस वन, ई के बारे में पता है आपको? ई क्या है? रेशनल है, इरेशनल है? ई के बारे में जानते हो? पाई के बारे में जानते हो? पाई तो इरेशनल है सर। तो ई क्या है? ये दोनों भाई भाई है, ठीक है ना? दोनों इरेशनल नंबर है। आर लेकिन लास्ट में रुको रुको, शांति से सुनो पहले। ई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2.718, वैसे ही जैसे पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 3.14, ठीक है? तो ई भी और पाई भी दोनों इरेशनल नंबर है, ठीक है? सो बोथ आर इरेशनल नंबर है। अप्रोक्सीमेशन, इसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ये है, इसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ये है। बोथ आर इरेशनल नंबर। हाँ, तो अब क्या डाउट है? तो इसका आंसर है ये इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर रियल नंबर भी होता है। पूछ कर दिए थे ई का वैल्यू। क्या पुट कर दिए थे आप? क्या पुट किए थे? ई की वैल्यू पुट करोगे तो उससे डेसिमल में आ जाएगा आंसर। कैसे डिसाइड करोगे रेशनल है कि इरेशनल है? तो यहीं से पता चल रहा है ना, ये आपसे यही कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है कि आपको रेशनल रेशनल का डिफरेंस पता है कि नहीं पता है। ये है, तो इसका आंसर ई के टर्म में आया, इरेशनल नंबर है। इरेशनल है तो रियल भी है। चलो ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट 11 पे आएंगे। हाँ जी पोलमी, इसमें क्या डाउट है? सो इसमें पूछ रहा है कि नॉर्मल पॉपुलेशन जिसका मीन 0.1 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.1 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मीन ऑफ द सैंपल साइज 900 विल बी नेगेटिव? मीन ऑफ सैंपल ऑफ साइज इज नेगेटिव, ओके। मतलब मैं बता रखा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0.1 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.1 है, मतलब वेरिएंस 2.1 का स्क्वायर है। अब प्रोबेबिलिटी रहेगा कि सैंपल मीन ऑफ द सैंपल साइज 900, तो लाइक x1 x2 x 900 जो है वो इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ई मीन ऑफ द सैंपल है ना? तो मीन ऑफ सैंपल, मीन का मतलब क्या? सैंपल मीन एक्स बार, सो एक्स बार इज नेगेटिव, यही तो निकालना है। सैंपल मीन इज नेगेटिव ना, तो एक्स बार इज नेगेटिव, यही तो निकालना है। तो ये क्या 900 काफी लार्ज नंबर है और ऐसे भी नॉर्मल ही है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x बार माइनस 0.1 अपॉन 2.1, इसमें क्या डाउट है? लेस देन 0 माइनस 0.1 अपॉन 2.1, तो यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी z लेस देन माइनस 0.1 अपॉन 2.1, देख लो आप। सो 1/21 हो जाएगा। यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे? 900 का रूट, यस सर 900 का रूट। ओ एक मिनट, हाँ गलती हो गया मुझसे। तो मैंने सिर्फ वो लिखा है ना, सिग्मा बाई रूट एन, है ना? जी जी मैंने गलती कर दिया। तो यहाँ से सिग्मा बाई रूट एन हमारे पास क्या है? एन तो हमारा 900 है ना, 900, तो ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है? सो यहाँ से अपॉन में 30, ठीक है? अपॉन में 30 ये है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स बार माइनस एक्स बार का मीन और एक्स बार का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड करना होगा ना, तो सिग्मा बाई रूट एन, ठीक है? तो कितना आ गया ये? इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस 30 अपॉन 21, ऐसा कुछ। तो ये अब दे रखा होगा कुछ, देखिए ये डिवाइड करें कितना आता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 ऑफ माइनस 1.43। हाँ, जैसे कि अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लो। एक्चुअली ये कोई नंबर ऐसा है तो जिसका मीन 0 है और आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी, जैसे है ना ये, अभी मैं इसको लिख देता हूँ, तो माइनस, या आप अगर ठीक से लिखेंगे 30 अपॉन 21, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो,
तो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन के आ जाएगा 1 माइनस 5 ऑफ 30/21। और एक मैं ध्यान देना यहाँ पे, ये जो है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी है, दिस प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली z लेस देन 30/21, ठीक है ना। तो ये माइनस इंफिनिटी से वहां तक की प्रोबेबिलिटी है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू वो यूज नहीं कर जो दे रखा है, वो 0 से लेके 1.43 तक दिया है। तो मतलब जैसे मेरा नंबर अगर ये है 30/21, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है 0.4236। तो इसकी वैल्यू जब हम लिखेंगे तो आएगी, देखो ध्यान से, 1 माइनस, अब यहां मेरा क्या है, माइनस इंफिनिटी से यहां तक की वैल्यू चाहिए मुझे, तो हमें जो क्वेश्चन में दिया वो 0 से लेके वहां तक दिया है, तो यहां होगा एक्चुअली हाफ, ये वैल्यू माइनस इंफिनिटी से यहां तक चाहिए ना, तो माइनस इंफिनिटी टू 0 के बीच की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, और 0 से आई थिंक ये नंबर यही आया होगा, 1.43 आया होगा, ठीक है ना। तो ये आएगी 0.4236। सिंप्लीफाई कर दो इसको, कितना आता है, चेक करो, ये यही आएगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर। जिसका डाउट था बताइए, फॉलो मी है, ऐसे पूछ ले, चलो ठीक है। तो अभी इसको डाउट क्लास ये स्टॉप करते हैं आज वाली, और अभी हम लोग कितना हुआ टाइम, हाँ तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं 5 मिनट में। मॉक टेस्ट 11, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 11, फुल लेंथ ही सॉल्व करो अभी। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट 11 में डाउट आप देख लो क्या क्या कलेक्ट कर लो, 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं क्लास। सर जी सर हमको इसी में पूछना था कि 2 साइडेड और 1 साइडेड ग्राफ होते हैं ना, जी जी जी, तो जब हम लास्ट में z की वैल्यूज जब निकालते हैं तो उसमें 2 साइडेड लें या 1 साइडेड लें, कैसे पता चलता है कौन सा लें? हाँ तो वो आपको डिपेंड करता है कि 2 साइड ले रहे हैं, दोनों साइड का ऐड होगा, 1 साइड ले रहे हैं तो अब देखना हो तो वहां लिखा रहता है फाई का मतलब क्या है। जैसे अब टेबल की बात करें, टेबल में लिखा रहता है 2 साइड और 1 साइड, उसकी बात कर रहे हैं। नहीं सर, जैसे कि क्या कहते हैं, अगर पावर की वैल्यू निकालनी है तो हाँ जैसे कोई क्वेश्चन बताओ जहां आपको कंफ्यूजन हुआ हो। सर सेंड कर उनकी। हाँ कर दिए सर। कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर जो 50 वाला है, तो सर इसको सॉल्व करके हम कांस्टेंट के की है उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर पावर की वैल्यू निकालेंगे, तो लास्ट में कंपेयर करके वो वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन रहती है z की वैल्यू लेते हैं ना, तो ये 1 साइडेड है ना, ये तो 1 साइडेड आएगा। तो कैसे पता चला आपको? क्योंकि ये दे रहा है x बार, 2 साइडेड का हुआ जब मॉड होगा, जब ऐसा होता कि मॉड x बार मोर देन k, तो इसका मतलब है कि इसका जो रीजन आएगा वो इधर भी आएगी और इधर भी आएगी, क्योंकि खोलेंगे तो क्या बनेगा, x बार मोर देन k और x बार लेस देन माइनस k, और यहाँ तो सिर्फ ऐसा है x बार मोर देन k, तो ये सिर्फ 1 साइडेड है, इसका एक ही साइड क्रिटिकल रीजन आएगी, मॉड तो नहीं। जब मॉड रहेगा तो 2 साइड होगा, विदाउट मॉड है तो 1 साइड है। अगर रहता है कि x बार लेस देन k तो जस्ट एक साइड ही है, इधर वाली क्रिटिकल रीजन है ये, बस, ठीक है ना। इस तरह से जहां मॉड लगा होगा वहां पे दोनों साइड आएगा। ओके सर, ठीक है, चलिए ठीक है, तो मॉक टेस्ट 11 देख लीजिए, फिर हम देखते हैं। ओके, थैंक यू।